हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज की जानकारी देने वाले हैं एंड्रोमेट्रियोसिस के बारे में। तो आज की इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे एंड्रोमेट्रियोसिस क्या है, क्या इसके पीछे वजह है एंड्रोमेट्रियोसिस, अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या साइन और सिम्टम यानी लक्षण हो सकते हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है यानी कि डायग्नोसिस और जरूरी टेस्ट हैं उनकी हम जानकारी देने वाले हैं। और क्या इसके अगर इस प्रॉब्लम को आप ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करने वाले, एलोपैथी ट्रीटमेंट की भी बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो एंड्रोमेट्रियोसिस क्या है, देखिए अगर हम बात करें यूट्रस की यानी कि बच्चेदानी की वुम की, तो उसके अंदर जो लेयर होती है, इंटरनल जो लेयर होती है इनसाइड, उसको हम एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। मेट्रियम शेड होता रहता है यानी हार्मोनल एक साइकिल बना हुआ होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम कहते हैं, और उसके बेसिस पे शेड होता रहता है एंड्रोमेट्रियम यानी कि गिरता रहता है जैसे, और उस जैसे ब्लीडिंग होती रहती है यानी तो एक साइकिल मेंटेन रहता है, ब्लीडिंग एमसी साइकिल वो मेंटेन रहता है। अगर ऐसा होता है यूट्रस की जो एंड्रोमेट्रियम है वो कहीं एंड्रोमेट्रियल सेल्स कहीं और जो है यूट्रस के अलावा कहीं और जमा हो जाती हैं तो उसको हम एंड्रोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब देखिए वो उनमें जो एंड्रोमेट्रियल सेल्स हैं उनका एक फिनोमिना, एक फंक्शन है, उनका एक काम है कि उनको मंथली बेसिस पे ब्लड निकालना है, ब्लीडिंग वहां से होनी है। तो अगर ये यूट्रस के बाहर कहीं भी जमा हो गए हैं तो उनका मंथली बेसिस पे ब्लड निकलेगा, ब्लीडिंग होगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलेगा। नॉर्मली आपका जो यूट्रस से जो ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है, सर्वाइकल कैनाल के थ्रू, वजाइनल कैनाल के थ्रू ब्लड निकल जाता है। लेकिन ऐसे केसेस में, एंड्रोमेट्रियोसिस के केसेस में जहां कहीं और जमा हो गई हैं एंड्रोमेट्रियल सेल्स यानी यूट्रस बच्चेदानी की वो सेल्स कहीं और जमा हो गई हैं, तो ब्लडिंग वहां पे होगी लेकिन वो ब्लड निकल नहीं पाता है, वहीं पे जमा होने लग जाता है, जो लीजन कर सकता है, स्कैर कर सकता है, आपस में इकट्ठा हो सकता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग देखी जाती है, इन्फ्लेमेशन देखी जाती है, आसपास के टिश्यूज में वहां पे वो चिपक सकते हैं, स्कैरिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स की कि ये कितने तरीके का होता है। देखिए ब्रॉडली हम इसको 3 टाइप्स में रखते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल पेरिटोनियल। देखिए सुपरफिशियल का मतलब नाम से पता लग रहा है, सुपरफिशियल यानी कि जो एंड्रोमेट्रियल सेल्स हैं वो जो है पेरिटोनियम के ऊपर, जो एक आपका पेल्विक कैविटी होता है उसके ऊपर पेरिटोनियम यानी कि एक जो लेयर रहता है पेल्विक कैविटी के ऊपर, तो वहां पे ये जमा हो सकती हैं, सुपरफिशियली जो है वहां पे जमा हो सकती हैं और ये कॉमन भी है, देखा भी जाता है। उसके बाद एंड्रोमेट्रियोमा की, देखिए एंड्रोमेट्रियोमा जिसको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा। चॉकलेट सिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो ये ओवरी में जो है, ओवरी में जमा हो जाते हैं, ओवरी के ऊपर जमा हो जाते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो है फ्लूइड फिल्ड यानी पानी के भरे हुए हो सकते हैं, डार्क सिस्ट तरह के होते हैं, इसलिए इनको चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। तो और इनके कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जाते हैं। देखिए ये वहां पे जमा हो जाएंगे तो जो हेल्दी टिश्यू है उनका नुकसान भी करने लग जाते हैं, तो कई बार फर्टिलिटी इश्यूज भी हो जाते हैं यानी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो लास्ट डीपली इनफिल्ट्रेटिंग जो है एंड्रोमेट्रियोसिस, डीपली नाम से पता लग रहा है, डीपली इनफिल्ट्रेटिंग यानी ये क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेट यानी जो आपके यूट्रस के आसपास जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ब्लैडर है या फिर इंटेस्टाइन है, ये वहां पे जाके उधर भी जाके जमा हो सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉजेज की एंड्रोमेट्रियोसिस के केसेस में कोई एग्जैक्ट कॉज नॉन नहीं है, नो एग्जैक्ट कॉज नॉन, तो ऐसा कोई जरूरी सादा कोई डायरेक्ट कॉज ऐसा कारण नहीं माना गया है। कुछ थ्योरीज हैं, बिलीव किया जाता है, कुछ थ्योरीज के बेसिस पे जो है एक्सप्लेन किया जाता है। तो थ्योरीज में जो सबसे कॉमन है और वेल एक्सप्लेन्ड है थ्योरीज, वो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन उसको हम कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो किसी भी एज ग्रुप में ये देखा जा सकता है, और जेनेटिक बेस को फैमिली हिस्ट्री बेस के साथ लिंक किया जाता है कि फैमिली हिस्ट्री यूजुअली ऐसा देखा जाता है मदर में, सिस्टर में जिनको प्रॉब्लम होती है, और विद जनरेशन ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, देखा जाता है केसेस इसके विद। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की। देखिए रेट्रोग्रेड नाम से पता लगा, यूजुअली क्या होता है आपका एंड्रोमेट्रियल जो बच्चेदानी के अंदर वाली जो लेयर थी, परत थी अंदर वाली, वो हर महीने पे गिरती है, निकलती है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं, और जो है जो बच्चेदानी में सर्विक्स के थ्रू, वजाइनल कैनाल के थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है। बट ऐसे केसेस में क्या होता है, आपका जो ब्लीडिंग जो है नीचे की तरफ ना आके यानी सर्विक्स और वजाइनल कैनाल की तरफ ना आके वो वापस चला जाता है फलोपियन ट्यूब के थ्रू, वो वापस जाके वहीं पे जो है स्पिल हो सकता है, वहीं पे गिर सकता है पेरिटोनियल कैविटी में, वहीं पे गिर सकता है और वो एंड्रोमेट्रियल सेल्स वहां पे जमा हो सकती हैं। तो एक थ्योरी है, बिलीव किया जाता है कि इस तरीके से जो है ये। अब बात कर लेते हैं हम साइन और सिम्टम्स की, कि आपको एंड्रोमेट्रियोसिस है तो क्या आपको पता भी नहीं होता है, यानी हर केस सिम्टोमेटिक हो ऐसा जरूरी नहीं, कई बार आपको प्रॉब्लम होती है और कोई सिम्टम्स नहीं भी आते हैं। किसी को हर केस के हिसाब से सिम्टम बदल भी सकते हैं।
कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे कॉमन जो इसमें देखा जाता है बैक एक, पैल्विक पेन, पेट में दर्द होना, पैल्विक पेन इसमें सबसे कॉमन सिम्टम है जो देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसमें आपका बहुत ही डिस्मेनोरिया जिसको हम कहते हैं, एगोनाइजिंग, बहुत ही एक्सक्रूसिएटिंग पेन होता है, पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होना। यूजुअली देखिए जब आपको पीरियड के टाइम पे जो नॉर्मल पेन होता है वो आपको ड्यूरिंग पीरियड्स रहता है, बट एंड्रोमेट्रियोसिस के केसेस में क्या होता है कि आपको 1 वीक 2 वीक प्रायर ही पेन स्टार्ट होने लग जाता है और उसके बाद भी रह सकता है, यानी मेंस्ट्रुअल अराउंड आपके एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद ड्यूरिंग पीरियड्स पेन और बढ़ जाना। तो ऐसा एंड्रोमेट्रियोसिस के साइन और सिम्टम्स में निकल के आता है। जो है ब्लीडिंग स्टूल के साथ ब्लड आ सकता है और साथ ही साथ यूरिन के साथ आपका ब्लड आ सकता है, ये भी इसमें सिम्टम देखा गया है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, परेशानी होती है यूरिन पास करते टाइम और जब स्टूल पास करते टाइम डिफिकल्टी होती है, स्पेशली आपके पीरियड्स के टाइम पे, यानी जब आपका मेंसेस साइकिल आता है तो उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको। और कई बार लूज मोशन, कई बार कॉन्स्टिपेशन, यानी ये भी बदलाव देखे जाते हैं। और बहुत ज़्यादा फटीग, थकान रहना पेशेंट में और कोई उसका कॉज ही ना मिलना, तो ये इसका एक सिम्टम निकल के आता है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ बात करी है सिम्टम्स की कि ये सिम्टम्स जो है देखने को मिल सकते हैं। बाकी डिस्पेरियूनिया, डिफिकल्ट जो है इंटरकोर्स इसमें देखा जाता है। और भी सिम्टम हो सकते हैं पेशेंट टू पेशेंट, किसका कितना ज़्यादा, कितना कैसा केस है उसके अकॉर्डिंगली। स्टेजेस की और डिग्री की कि कितना किसको ये प्रॉब्लम इंटरनली कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। देखिए ब्रॉडली इसको 4 स्टेजेस में रखा गया है, 4 डिग्रीज में रखा गया है। नंबर 1 पे रखा गया है मिनिमल, यानी कि ये स्टेजेस कैसे हैं, जो आपका एंड्रोमेट्रियल सेल जो जमा हो रही थी उनके हिसाब से है कि कितना ज़्यादा जमा हुआ है और कितना उनकी वजह से नुकसान है, उसके बेसिस पे इसको कैटेगराइज करा गया है। सबसे पहले रखा गया है मिनिमल, यानी कि कम से कम, जिसमें कम लीजन्स होते हैं, कोई स्कैरिंग भी नहीं होती है, यानी कोई एडिशन स्कैरिंग नहीं देखी जाती है, इसको मिनिमल में रखा जाता है। फिर आता है आपका माइल्ड वन जिसको हम स्टेज 2 भी कहते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है, थोड़े से और लीजन्स हो जाते हैं लेकिन स्कैरिंग इसमें भी नहीं देखी जाती है। स्टेज 3 की बात करें या फिर हम मॉडरेट की बात करें, तो इसमें डीप इन्फिल्ट्रेशन देखी जाती है, यानी वो जो है लीजन्स आपके थोड़े और डीपर डाउन हो जाते हैं और साथ ही साथ इसमें स्कैरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। स्कैरिंग एडिशंस भी इसमें देखे जाते हैं, ओवरीज के आसपास देखे जा सकते हैं, फलोपियन ट्यूब के आसपास देखे जा सकते हैं। और लास्ट का जो कि सीवियर 1 है, जिसको हम ग्रेड या जो है डिग्री स्टेज 4 कहते हैं जिसको हम, तो उसमें क्या होता है, उसमें और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और ज़्यादा स्कैरिंग हो जाती है और ज़्यादा जो है इसमें लीजन्स बन जाते हैं, काफ़ी सारे यूट्रस के आसपास भी हो सकते हैं, यानी ओवरऑल काफ़ी यूट्रस के जितने के आसपास ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे भी असर पड़ जाता है, जिसको कि हम सीवियर 1 कहते हैं। तो सीवियर 1 के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जाते हैं, तो इसलिए इसका डिग्री का स्टेज का जाना बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस यानी कि जांच कैसे की जाती है, देखिए डायग्नोसिस जांच करना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि हमने अभी सिम्टम्स में बताया था कि कई बार ज़रूरी नहीं होता कि आपको कुछ लक्षण आए, तो फिर पता कैसे लगे। अगर आपको कोई भी फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं या कोई भी पीरियड्स के टाइम पे दिक्कत होती है तो आप अपना रेगुलर बेसिस पे गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, कराना बहुत ही ज़रूरी है। टेस्टिंग भी आप अपनी करा सकते हैं। अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं या फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या फिर पीरियड्स का कोई दिक्कत है तो आप चेक करा सकते हैं अपना, सो दैट ये आपका इजीली डायग्नोस हो जाए। तो देखिए डायग्नोसिस में हम बात करेंगे, सबसे पहले आपका पूरा सिम्टोमेटिक कलेक्शन, यानी क्या क्या आपका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, पूरे सिम्टम्स क्या हैं वो हम कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, पैल्विक एग्जामिनेशन आपका कर लिया जाता है कि कहीं कोई सिस्ट है क्या। इमेजिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड हो सकता है, सिटी स्कैन, एमआरआई हो सकता है, जिससे एग्जैक्टली ऑर्गन यानी कौन से ऑर्गन का कितना क्या वहाँ पे अफेक्टेड है ये पूरा इमेजिंग टेस्ट से पता कर लिया जाता है। तो लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। देखिए लैप्रोस्कोपिक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लैप्रोस्कोप कहते हैं, छोटा सा माइनर कट लगा के वहाँ से उसको जो है इंसर्ट करके पूरा एक अच्छा सा व्यू ले लिया जाता है कि बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकली मेन जो इसके लिए डायग्नोस होता है वो लैप्रोस्कोपिक से ही होता है। तो लैप्रोस्कोप और बायोप्सी भी कई बार कर सकते हैं, टिश्यू वहाँ से छोटा सा लिया और उसका फर्दर स्टडी कर लिया, ये लैप्रोस्कोपी के साथ ही किया जा सकता है। तो ये टेस्ट हैं कुछ जरूरी। जो कॉम्प्लिकेशन जो इसमें सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है वो इनफर्टिलिटी का इशू आता है, पर कई केसेस ऐसे भी हैं जो एंड्रोमेट्रियोसिस के साथ जिन्होंने कंसीव भी करा है, तो ऐसा पॉसिबल भी है। और एंड्रोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, 40 से 60%, 40 to 60% ये महिलाओं में देखी भी जाती है, तो कॉमन है, कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन ही प्रॉब्लम है। और फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं कंसीव करने में, इसमें दिक्कत देखी जाती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपको कितना सीवियर आपका केस है, सीवियर है तो कई बार इसमें जो है ओवरी की जो हमने बात करी थी वहाँ पे एंड्रोमेट्रियोमा, ओवेरियन सिस्ट जो चॉकलेट सिस्ट की हमने बात करी थी
वहाँ से कई बार क्या होता है कि इसका एंड्रोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड जो है एडिनोकार्सिनोमा कैंसर, रेयरली ऐसा देखा जाता है कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं। कई बार मेंटल जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, ये भी देखा जाता है क्योंकि फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं तो ये सिम्टम्स भी निकल के आ सकते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट की जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ट्रीटमेंट हमने बताया एलोपैथिक और होम्योपैथिक हम रखेंगे। एलोपैथिक में क्या होता है, देखिए आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स आपको दे सकते हैं, एनासिड्स दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको दी जा सकती हैं। बाकी हार्मोनल थेरेपीज भी इसके लिए होती हैं। देखिए बात करी थी हमने मंथली बेसिस पे, क्योंकि वो जो सेल्स जमा हुई है मंथली बेसिस पे उनमें डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होती है, तो हार्मोन थेरेपीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि उन पे कंट्रोल होता है और वो आगे फिर जो है केस को प्रोग्रेस होने से रोक पाती है, ताकि आगे फर्दर उसका कॉम्प्लिकेशन ना देखा जाए। लास्ट में इसमें सर्जरी आता है एलोपैथिक में कि बहुत ही सीवियर केसेस हैं और फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं तो सर्जिकल भी वहाँ से उसको जो है निकाल दिया जाता है, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। बट सर्जरी बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, उससे पहले आप मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है, अभी हम इसकी जानकारी भी देने वाले हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे होम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो हॉट वाटर बैग्स आप बॉटल रख सकते हैं वहाँ पे रिलीव करने के लिए, और आपको एक्टिव रहना थोड़ा जैसे आपका हार्मोन एक्टिविटी सब मैनेज रहती है तो आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। फिजिकली एक्टिव रहना, हॉट वाटर बैग से जो है आप सिकाई करना, वार्म बाथ आप ले सकते हैं। अगर आप पेन किलर से बचना चाहते हैं, टू अवॉइड पेन किलर्स, आप वार्म बाथ ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। वाई होम्योपैथी, आप होम्योपैथी क्यों ले? देखिए होम्योपैथी सबसे पहले तो नेचुरल है, साइड इफेक्ट फ्री है, यानी कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होलिस्टिक है, होलिस्टिक यानी कि आपका पूरा एज ए होल पर्सन आपका पूरा केस लिया जाता है। सारे सिम्टम्स आपका पीरियड से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपका पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारा पूरा एक कलेक्शन करके फिर एक फाइनल असेसमेंट होता है आपका मेडिसिन का। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन रहता है और आपको सेपरेटली मेडिसिन यूज़ करने के बजाय कि जैसे आप पेन किलर ले रहे हैं या स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं या हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, एक ही मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्लीट सिम्टम, जो भी आप सिम्टम्स देते हैं उनके बेसिस पे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो है पेल्विक पेन की। अगर देखिए एंड्रोमेट्रियोसिस के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन होता है तो काफ़ी सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में। सवाइना है, पाल्सेटिला है। सवाइना हमने मेडिसिन, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो में हम मेडिसिन बताएं, वीडियो आप आराम से देखें, जो मेडिसिन बताएं उनको समझें आप और अपने केस के हिसाब से वही दवा यूज़ करें। और खाने में लेना है दवा, ऑरली लेना होगा। एक बार में एक ही दवा आपके सिम्टम्स से अगर कोई मैच कर जाती है तो वो ले लें। अगर दूसरी दवा भी आपको लगता है वो प्रॉब्लम भी है तो 10-15 मिनट के गैप पे दूसरी दवा भी ले लें। कोशिश करें कम से कम मेडिसिन। तो सबाइना है, कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन नाम सेम रहेगा। सबाइना 30 या 200 पाव में, 30 और 200 पाव में ले सकते हैं। 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले रेगुलरली। अब देखिए होता रहता है तो आपको रेगुलर मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा 2-4 हफ्ते। इस तरीके से आप रेगुलरली मेडिसिन रखिएगा। जैसे आपको इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाए आप डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। सबाइना का इंडिकेशन हमने बताया एंड्रोमेट्रियोसिस के साथ साथ पेल्विक पेन, पेड़ों में दर्द होना, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, काफ़ी अच्छा रहता है इसके साथ साथ। और इसके साथ साथ पाल्सेटिला भी निकलती है, दोनों सबाइना भी निकलती है, पाल्सेटिला भी। पाल्सेटिला में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस देखी जाएगी और चिल्स, बुखार, इस तरह के भी सिम्टम देखे जा सकते हैं। बाकी आप सबाइना यूज़ कर सकते हैं। पाल्सेटिला भी हमने यहाँ पे रखी हुई है, देखिए ये भी है। पर एक बार में एक ही दवा लेनी है, सुबह शाम खाने से आधा घंटे पहले लेनी है, 2-2, 3-3 ड्रॉप्स। पाल्सेटिला अभी हमने बताया कि पेल्विक पेन के साथ साथ बेचैनी रहेगी, चिलनेस। अगर एंड्रोमेट्रियोसिस के साथ साथ आपको डिस्पैरियूनिया है, यानी कि आपको जो है पेनफुल इंटरकोर्स एक्टिविटीज़ हैं, तो 2 मेडिसिन हमारी बहुत अच्छी निकलती हैं, सीपिया और प्लैटिना। देखिए प्लैटिना होम्योपैथी में तब दी जाती है डिस्पैरियूनिया के साथ साथ अगर आपको एक्सेसिव जो है सेक्स ड्राइव होता है तो प्लैटिना यूज़ करते हैं, और ऑन दी अदर हैंड अगर बहुत ही लो सेक्स ड्राइव है तो फिर सीपिया निकलता है। सीपिया हमने यहाँ पे रखा हुआ है, यानी डिस्पैरियूनिया है और साथ ही साथ आपका जो है लो सेक्स ड्राइव है तो फिर आप जो है सीपिया ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन 30 से 200 पाव में ले, 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, और दिन में 2-3 बार ही फर्क पड़ जाए तो आप धीरे धीरे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आपका रेगुलरली ट्रीटमेंट चलता है कम से कम 1-2 हफ्ते, 2-4 हफ्ते, महीने भर भी ट्रीटमेंट चलता है आपका। इस तरीके से है। फिर हम बात कर लेते हैं एंड्रोमेट्रियोसिस के साथ साथ अगर आपको रेक्टल ब्लीडिंग होती है, यानी कि जैसा हमने सिम्टम में भी बताया था कि स्टूल के साथ भी ब्लड आ जाता है, यूरिन के साथ भी ब्लड आ सकता है, तो अगर स्टूल के साथ ब्लड आता है तो हमने यहाँ पे मेडिसिन रख लैकेसिस आप ले सकते हैं। देखा होगा लैकेसिस होम्योपैथी में ब्लीडिंग के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन है।
तो आप लैकेसिस ले सकते हैं 2-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। लगातार आप जो है यूज करें मेडिसिन को कम से कम 2-4 हफ्ते, और सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको जल्दी मिल जाता है, लेकिन इंटरनल चेंजेस होने में टाइम लगता है, तो मेडिसिन आपको रेगुलर रखना जरूरी है। नेट्राम्यूर, और हमने सिम्टम में डिस्कस करा था कि अगर आपको यूरिन के साथ साथ ब्लड आता है तो नेट्राम्यूर बहुत अच्छा है। एंड्रोमेट्रोसिस के 2-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लें। इस तरीके की काफी सारी मेडिसिन है। अगर आपको एंड्रोमेट्रोसिस के साथ साथ डिस्मेनोरिया है, नहीं बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स हैं, तो होम्योपैथिक का सिमिसिफुगा है, ज़ेंथोज़ाइलम है, कई मेडिसिन हैं, एक बार में एक दवा आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिस्मेनोरिया बहुत पेनफुल अगर पीरियड्स होते हैं तो उसका हमने टैबलेट रखा है। आपने सुना भी होगा मैगफॉस होम्योपैथी में डिस्मेनोरिया के लिए बहुत अच्छा है। जर्मन मेडिसिन है, ये टैबलेट फॉर्म में आता है। इनको आप पानी के साथ मिक्स करके डिजोल्व करके भी ले सकते हैं। दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, खाने से पहले ले सकते हैं। रेगुलरली इनको यूज करें, फर्क पड़ जाए तो फिर आप बंद कर सकते हैं। ये मेडिसिन आप SOS भी ले सकते हैं जब जरूरत हो, यानी पीरियड्स के टाइम पे सिर्फ दर्द हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोशिश करें एक बार में की दवा। देखिए आज हमने एक फीमेल सिरप भी रखा है, मैनसोल सिरप, और अगर हम इसके बात करें इंडिकेशन की तो इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ होता है पैल्विक पेन, जो कि हमने डिस्कस करा था। पैल्विक पेन यानी कि पेड़ों में दर्द, काफी अच्छा है, सिरप है होम्योपैथी का। और हमारे जो यूट्यूब पे लाइव सेशंस होते हैं, लाइव चैट होते हैं, उसमें भी हम फीमेल टॉनिक हर टोन के बारे में भी हमने डिस्कस करा है। काफी अच्छी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से ये है पैल्वी सिरप है होम्योपैथी का। एक इसमें देखिए काफी सारी मेडिसिन मिली हुई है, वही मेडिसिन मिली हुई है जो हमने इंडिविजुअली सेपरेट अभी डिस्कस करी है। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड्रोमेट्रोसिस के केसेस में आप 1-1 चम्मच ले सकते हैं, पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं स्टार्टिंग में, दिन में 2-3 बार खाने से पहले। ये आप अपनी मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं, बिकॉज ये टॉनिक है, सिरप है, फीमेल हेल्थ टॉनिक एक तरह से फर्टिलिटी के लिए भी है, और किसी भी तरीके का जो है इश्यू है तो उसमें भी ये काम करता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। पैल्विक पेन होता है, अगर कोई भी चीज जमा हो जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, स्वेलिंग है, उसकी वजह से पैल्विक पेन है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो की स्क्रीन पे भी हम अलग अलग वीडियोस डालते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।